हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे, जो मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। अब तक मैं प्रैक्टिस सेट 1 to 5 बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है और आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज पैराडाइज लोस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शैले व्हेन शी रोट हर नोवेल इन द 1810s। मैरी शैले ने पैराडाइज लोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर 1810 में एक नोवेल लिखा था। हमें बताना है कौन सा नोवेल था वो। द करेक्ट आंसर इज डी, फ्रैंकेस्टीन। देन सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से हमें मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं, कौन से हैं। आप ऑप्शंस देख लीजिए। द करेक्ट आंसर इज डी, सेलिबेसी। देन थर्ड इज विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें भी हमें मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। द करेक्ट आंसर विल बी, आप जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखते रहिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं खुद बहुत जल्दी करके आंसर सोल्व कर रही हूँ। द करेक्ट आंसर विल बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। और तो इसमें लाइट का मीन्स क्या है यहाँ पे, ये हमें बताना है। ए सनलाइट, बी इंफ्रारेड रे, सी आई साइट एंड डी कॉस्मिक रेज। द करेक्ट आंसर विल बी सी, आई साइट। Question number 5, which poem of Wordsworth says that books are just barren leaves that provide empty knowledge and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good। ये जो लाइन्स हैं इसमें वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड्स मैथ्यू को बताता है कि जो बुक्स पढ़ने में आप चार दीवारी में या बंद कमरे में जो बुक्स पढ़ते रहते हो इसमें कुछ नहीं रखा। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे आप जो नेचर से बुक से भी ज़्यादा सीख सकते हो, नेचर आपको उससे भी ज़्यादा सिखा सकता है। ऑप्शंस माई हार्ट लीव्स अप्स, बी ओड इंटीमेशन टू इमोर्टैलिटी, सी द टेबल टर्न एंड डी वी आर 7। the correct answer will be C, the table turn। Question number 6 is decadent means। हमें इसका मीन्स बताना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। The correct answer will be D, deteriorating। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिमाइस मीन्स। हमें यहाँ पे डिमाइस का मीन बताना है। ए फॉल्स स्टेटमेंट, बी डेथ, सी मैसेज एंड डी स्टेज सेट। द करेक्ट आंसर विल बी बी, डेथ। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज डिप्रेडेशन मीन्स। हमें डिप्रेडेशन का मीन्स बताना है यहाँ पे। ए डिसअप्रूवल, बी डिक्रीज इन वैल्यू, सी वार्डिंग ऑफ एंड डी plundering। the correct answer of question number 8 will be D, plundering। question number 9 is what does pantheism means। अब जो वर्ड्सवर्थ ने ये थ्योरी दी है पैंथीज्म, इसका हमें मीनिंग बताना है। ए गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, बी एवरीथिंग इज मोर्टल, सी नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम एंड डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर विल बी A, God is all and all is God। Then question number 10, what is the synonym of wisdom। हमें wisdom का synonym बताना है यहाँ पे। A swell, B sagacity, C foolishness and D surrender। the correct answer will be B, sagacity। Then question number 11, what is the meaning of plagiarism। इसका हमें मीनिंग बताना है। ए पोइटिक बैंक्रप्सी, बी लिटरेरी थेफ्ट, सी राइटिंग क्राइसिस एंड डी रीडिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट, यानी साहित्यिक चोरी। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिस इज अ मशीन दैट
When someone has once given it, the starting push rolls on of itself. So the above lines are taken from A. Man of Demon, B. Justice, C. The Silver Box and D. Fraternity. So क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा B. Justice. Then question number 13. Select the correct gerund form from the following sentences. So gerund क्या होते हैं हमारे? gerund होते हैं जब हम वर्ब में ing फॉर्म यूज करते हैं और ये हमारा नाउन की तरह वर्क करता है. ये जो वर्ब प्लस ing है ये हमारा नाउन की तरह वर्क करता है, तो ये gerund हो जाता है. So A. When painting stopped, the artist had looked up. B. Having painting stopped, the artist looking up. C. The painting stopped, the artist looked up. And D. The painting had stopped, the artist looked up. So question number 13 का correct answer हो जाएगा A. When painting stopped, the artist had looked up. Then question number 14. What is the comparative form of intelligent? हमें intelligent की comparative form बतानी है. So A. Intelligent, B. More intelligent, C. Intelligenter and D. Min intelligent. So intelligent तो कुछ होता ही नहीं है, intelligental भी नहीं कुछ होता है, intelligenter भी कुछ नहीं होता है and intelligent positive form होती है. So the correct answer will be more intelligent. और जो हमारे मोर देन 2 सिलेबल होते हैं उसमें हम मोर का यूज करते हैं, उसमें हम ER नहीं जोड़ते हैं. जैसे इंटेलिजेंट, तो इसमें मोर देन 2 सिलेबल्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे मोर यूज करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 15. चेंज द वॉइस. हमें यहाँ वॉइस एक्टिव जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है. द थीफ वाज बाउंड टू अ ट्री, ये पैसिव में दिया है तो हमें एक्टिव में चेंज करना है इसको. So the thief was bound to a tree by someone. So the thief was bound to a tree. So the thief was bound to a tree by someone. A tree was bound to the thief by someone. Someone bound the thief to a tree and someone bound the tree to thief. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C. Someone bound the thief to a tree. सो यहाँ हम इसको ऐसे देख लेंगे. द थीफ वाज बाउंड, इसका मतलब है हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है. ये जो वाज बाउंड है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट टेंस से लिया है, पास्ट इंडेफिनिट. सो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको चेंज करना है. सो सी. समवन बाउंड द थीफ, किसको बाउंड किया है? थीफ को बाउंड किया है यहाँ पे. सो द थीफ टू अ ट्री, यहाँ पे रॉन्ग दे दिया है, समवन बाउंड द ट्री टू अ थीफ, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग सेंस दे रहा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. देन 16 क्वेश्चन. एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्राउन. सो ऑप्शन ए. मिस्टर ब्राउन वाज लव्ड बाय एवरीबडी. बी. मिस्टर ब्राउन इज लविंग एवरीबडी. C. Mr. Brown is loved by everybody and D. Everybody is loved by Mr. Brown. So इसको भी हमें वॉइस में चेंज करना है. Everybody loves Mr. Brown. सबसे पहले इसका टेंस देखेंगे हम. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव में क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज द फॉर्मूला. अब देखते हैं कौन सा इसमें फिट बैठेगा. सो मिस्टर ब्राउन वाज लव्ड, रॉन्ग. मिस्टर ब्राउन इज लविंग, ING आ गया है, दैट इज रॉन्ग. मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी. सो यहाँ देखिए इज भी है और थर्ड फॉर्म भी है एंड बाय एवरीबडी. और यहाँ पे देखिए डी में एवरीबडी इज लव्ड बाय मिस्टर ब्राउन. अब यहाँ पे एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्राउन, इट मीन्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिस्टर ब्राउन, ये स्टार्टिंग में आना है. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा. मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी. देन 17 क्वेश्चन. Galsworthy's reputation as a novelist was established by the Forsyte saga. B. Justice, C. Jocelyn and D. Silver Box.
सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोरसाइट सागा। ये उनका फेमस वर्क था, मैग्नम ओपस था उनका, और इसमें ये जो फोरसाइट सागा था इसके लिए इनको 1932 में नोबेल प्राइज भी मिला था। देन क्वेश्चन नंबर 18, वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट। ऐसा इंसान जो अपनी सर्विसेज देता है, सेवाएं करता है विदाउट एनी चार्ज। सो ऑप्शंस ए फ्लैंडरर, बी वॉलंटियर, सी मर्सेंट्री एंड डी मिशनरी। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वॉलंटियर। देन क्वेश्चन नंबर 19, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ऐसा इंसान जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता हो। सो इनफॉलिबल, बी इनकोरिजिबल, सी इनएफेबल एंड डी इनएक्सोनरेबल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए infallible. 20 question is, the phrase dissociation of sensibility was introduced by T.S. Eliot with reference to. So ये जो phrase दी हुई है dissociation of sensibility was introduced by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने इसको इंट्रोड्यूस किया है with reference to, और किसके रेफरेंस में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है? सो ए रोमांटिक पोएट्स, बी शेक्सपियर, सी मिल्टन एंड डी द मेटाफिजिकल पोएट्स. So the correct answer will be D, metaphysical poets. Then 21, the correct sentence in the positive degree is, the thief is sharper than that one. So ये हमें पॉजिटिव डिग्री में देखना है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है. So the thief is not as sharp as that one. Then knife है ये, this knife is sharper than that one. B, this knife is not as sharp as that one. C, the knife is the sharpest of all. And D, this knife is sharper than this one. So the correct answer will be B, the knife is नोट सो शार्प एज दैट वन. और इसके लिए सबसे अच्छी ग्रामेटिकल यूज जो होता है, जब नोट हमारा बीच में आता है सेंटेंस में, तो हम सो और एज का यूज करते हैं. ये भी सेंटेंस करेक्ट होता है एज और एज, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा माना जाता है वो सो और एज होता है. देन 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री. अब हमें पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है. अब देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है इसमें. ए, इट इज़ नॉट दैट ईजियर टू वॉक एज टू रन. बी, वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग. देन सी, ये वेलिंग लिखा है, ये भी वॉकिंग ही है. वॉकिंग इज मोर टायरसम देन रनिंग. एंड डी, रनिंग इज द मोस्ट टायरसम देन वॉकिंग. सो द क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग. यहाँ पे ईजियर आ गया, ये कंपैरेटिव में यूज होता है. मोर टायरसम कंपैरेटिव में यूज होता है, और मोस्ट टायरसम यहाँ पे सुपरलेटिव में यूज होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट philosopher, generosity in a man implies many other qualities. So A, jealousy, B, meanness, C, poverty and D, enmity. So 23 का हमें देखते हैं सुटेबल आंसर कौन सा होगा. So the correct answer will be B, meanness. Then 24, her fervid behavior was attributed to her upbringing. So यहाँ में fervid का मीन्स बताना है. जो कैपिटल में लिखे हैं वर्ड्स, हमें इनका मीनिंग बताना है यहाँ पे. A, swift, B, rash, C, quiet and gentle and D, sluggish. So 24 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज C, quiet and gentle. Then question number 25, which of the following words is the antonym of the word auspicious. So हमें यहाँ auspicious का antonym बताना है इन चारों में से ढूंढ के. So A,
oracular, B optical, C ominous, and D austere. So the correct answer of 25th will be C, ominous. Then question number 26, व्हाट इज अ क्लोसेट ड्रामा। सो क्लोसेट ड्रामा कौन से होते हैं। क्लोसेट ड्रामा के नाम से ही हमें कौन सा प्ले याद आ जाता है, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट। सो जो क्लोसेट ड्रामा होते हैं वो ड्रामा होते हैं जो सिर्फ रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, ना कि उनको परफॉर्म करने के लिए। सो जो 26 का करेक्ट आंसर है दैट इज ए। A drama, though written in the dramatic form, intended to be read rather than to be performed in the theatre, कि इनको थिएटर में परफॉर्म करने के लिए नहीं बल्कि रेड करने के लिए इनको लिखा जाता है। Then 27, who ravished King Lear for a happy ending so that Cordelia could marry Edgar at the ending. सो किंग लियर को किसने रिवाइज किया है, किसने उसको दोबारा से लिखा है जिससे कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए, क्योंकि शेक्सपियर के जो किंग लियर ट्रेजेडी थी उसमें कोर्डेलिया लास्ट में मर गई थी, लेकिन इसमें इन्होंने कोर्डेलिया की मैरी करा दी एडगर से उसकी शादी हो गई थी। सो ये किसने लिखा है। सो ऑप्शंस आर नाहुम टेट, B Dr. Johnson, C Richard Bentley, and D Reimer. So the correct answer is Nahum Tate. Then 28, choose the response which gives the correct spelling to a word. अब आप इन चारों स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिए। So the correct spelling will be B, dispassionate. देन 29, इसमें भी 4 स्पेलिंग दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी बी, मैकेबर। देन 30, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव। सो ये जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दिया है इसका हमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सो डज ही रन अ होटल इन कोलकाता। सो ही इज रनिंग अ होटल इन कोलकाता। B he does run a hotel in Kolkata. C he does run a hotel at Kolkata, and D he runs a hotel in Kolkata. So इसका जो स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है हमें। So the correct answer will be D, he runs a hotel in Kolkata. इसमें देख लीजिए डज ही रन अ होटल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, लेकिन ही इज रनिंग ये हमारा कॉन्टीन्यूस हो गया, सो रोंग है। ही डज रन, सो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डज यूज नहीं करते हैं इसलिए ये रोंग है। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ डज यूज हुआ है इसलिए ये रोंग है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द ऑप्शन दैट शोज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म फाइंड आउट करनी है। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। सो द ऑप्शंस आर ए ही हैज इन्वाइटेड एवरीवन इवन मी टू द पार्टी। बी वी हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। सी दे हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, एंड डी समवन हैज इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। सो आई हैव बीन इन्वाइटेड ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, सो हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही ढूंढना है। सो ही हैज इन्वाइटेड एवरीवन, ये जो एवरीवन है ये यहाँ पे रोंग है, इवन मी स्ट्रक्चर ही रोंग जा रहा है। वी हैव बीन इन्वाइटेड, सो आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, सो आई यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस में जाना है। सो वी हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, दे हैव इन्वाइटेड हिम, दे का सेंस भी नहीं है, समवन। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो समवन को बनाते हैं। सो हेयर यू सी समवन हैज इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। (32) हु डिड दिस। सो इसका भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शंस आर ए हु हैज डन दिस, बी बाय whom was
दिस डन, whom डन दिस, एंड डी whom हैज दिस डन बाय। सो जो हु वाला जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसका हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, बाय हुम से करते हैं, या फिर अगर हमने होम से स्टार्ट किया है तो बाय हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है। सो यहाँ देखिए बाय होम से सिर्फ एक ही स्टार्ट है यहाँ पे, बाय होम, एंड देन यहाँ पे डिड जो दिया हुआ है, डिड मीन्स होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें यहाँ वाज यूज करना है पैसिव वॉइस में। सो बाय होम वाज दिस डन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन 33, वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स promptly. So options are A, all orders will execute promptly, B, all orders will be executed promptly, C, promptly orders will not be all executed, and D, promptly we will execute all orders. So 33 का हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो वी विल एग्जीक्यूट, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑल ऑर्डर्स। सो ऑल ऑर्डर्स हमारा ए और बी में जा रहा है, तो सी और डी तो पहले ही रॉन्ग हो गया है। अब हमें ए और बी में फाइंड आउट करना है। सो ऑल ऑर्डर्स, अब जो यहाँ पे विल आया है फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम पैसिव में क्या बनाते हैं, विल और सेल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। सो इसमें विल दोनों में आया है लेकिन बी इसमें आया है, सो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 34, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस एज। अब हमें इस डायग्नोसिस का सिंगुलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। जो डायग्नोसिस है ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, डायग्नोसिस। ये जो बाद में SES पे ख़त्म होते हैं इसका हम SIS में चेंज करते हैं। इस चीज़ को लर्न रखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। देन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। अब फिनोमिना का हमें सिंगुलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। सो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, फेनोमेनन। सो ये देखिए फिनोमिना, फिनोमिना में हमारा बाद में जो ए आ रहा है इसके लिए हम कैसे चेंज करते हैं, बाद में ON यूज कर लेते हैं। So phenomenon. Then 36, who wrote lilies that faster smell far worse than weeds। ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पे हमें बताना है कौन से राइटर ने ये लाइन लिखी हुई है अपने वर्क में। ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी एंड शेक्सपियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, शेक्सपियर। देन क्वेश्चन नंबर 37, चेंज द नरेशन। हमें यहाँ नरेशन चेंज करनी है। द रिपोर्टर सेड वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। अब यहाँ पे इतना याद रखिए, यहाँ रिपोर्टर सेड दिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ कंजक्शन यूज करना है। देन वी हैव बीन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है, हमें इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होता है। अब ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं। द रिपोर्टर सेड दैट दे, यहाँ पे जो वी है वी हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो द रिपोर्टर सेड दैट दे हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। द रिपोर्टर सेड दैट दे हैज बीन, सो दे के साथ हैज लगता ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। Then C, the reporter said that they had been following the matter closely for a month. D, the reporter said that we had been following the matter closely for a month. So 37 का करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ देखिए they had been, मैंने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें चेंज करना है। सो they had been following the matter क्लोजली फॉर अ मंथ, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वी दे दिया है लेकिन हमें वी को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेयर, सो ये हमारा दे करेक्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। 38, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, सी आस्क्ड मी। सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव में इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है इसकी, और टेंस देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। सो ऑप्शंस आर शी वांट्स टू नो what I was doing here. B. She wants to know what I was doing there. C. She asked me what I was doing here. And D. She wants to know what I am doing here. So 38 का हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। सो wants to know ये तो रॉन्ग जाएगा क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। सो सी में she asked me, उसने मुझसे पूछा। देन वॉट, जो ये डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं हम इन्हीं को कंजंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। वॉट आर यू डूइंग, सो यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी चेंज हो गया है, व्हाट आई वाज डूइंग हियर। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है। 39 द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। सो अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस में है, पहले हम टेंस देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने से पहले। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम क्या करते हैं, उसी का ही पास्ट फॉर्म ले लेते हैं। द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे शुड विन द केस। बी. द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस। सी. द लॉयर टोल्ड टू, सो टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, रॉन्ग जा रहा है ये। एंड डी. द लॉयर सेड दैट द क्लाइंट, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ये भी हमारा रॉन्ग में जा रहा है। अब ए और बी में से हमें फाइंड करना है। सो द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे शुड, यहाँ पे दे के साथ शुड लग रहा है, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और सेल का शुड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा वी से दैट यहाँ पे दे में चेंज हो गया, दे हमारा होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या जाएगा, वुड जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ देखिए वुड कौन से में लगा है, बी में लगा है, दे वुड, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 40 क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रैवल पोएम को फाइंड आउट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। 41 अ टैंक वेयर फिश फॉर वाटर प्लांट्स आर केप्ट। जहाँ पे फिश और वाटर प्लांट्स जो रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्वेरियम। एक्वा का मीन्स ही वाटर होता है, सो एक्वेरियम इज करेक्ट आंसर। 42 अवॉइडिंग वेस्टेज। सो अच्छे से रीड कर लीजिए ऑप्शंस को। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, मिनिमल एंड ऑप्टिमेशनल। सो द करेक्ट आंसर विल बी इकोनॉमिकल, जो वेस्टेज को, फालतू बर्बादी को अवॉइड करता है, सो उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। 43 इन विच पोम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड अ प्रोफेट, अ सेयर एंड अ फिलोसफर। सो ऑप्शंस आर गिल्ट एंड सोरो, बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, सी प्रेल्यूड, एंड डी एन इवनिंग वॉक। सो 43 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। 44 which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplets? सो octosyllabic couplet में इनमें से कौन सी पोम को मिल्टन ने लिखा था, दैट इज ए, इल पेंसेरोसो। ए इज करेक्ट आंसर। देन 45 sole right to make and sell some inventions is called। सो ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, पेटेंट। जो किसी चीज़ को सेल करने का, हमारा किसी इन्वेंशन को हमने अगर इन्वेंट किया है कोई चीज़, तो उसको बनाने का और जो सेल करने का जो हमारा राइट बनता है उसको बोलते हैं पेटेंट। देन 46
The dirge also expresses grief on the occasion of death, but differs from the elegy, so that it is, जो dirge होती है हमारी वो elegy की तरह ही होती है, लेकिन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है. So options are long and less formal, B short and more formal, C long and more formal, and D short and less formal. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डर्ज होते हैं क्या होता है उसमें, लॉन्ग एंड मोर फॉर्मल होती है ये. देन 47 विच इज द करेक्ट स्पेलिंग. हमें इनमें चारों स्पेलिंग्स देख लेनी है अच्छे से. सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ए, OCCASION, occasion. Then which of the following is not a characteristic feature of a pastoral elegy. हमें pastoral elegy का देखना है, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है. सो ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. The soul of the dead shepherd realizes at the end that death in this world is the entry to a higher life. Then 49 which is the correct sentence in the comparative degree. अब हमें comparative degree में correct sentence find out करना है. A the higher you go the cooler it gets. यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर होता है द प्लस कंपैरेटिव, और यहाँ भी द प्लस कंपैरेटिव. द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, ये हमारा बैलेंस बनाने के लिए होता है. देन 50 पिक द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू. एडवर्ब टू को यूज करते हुए हमें करेक्ट सेंटेंस इसमें फाइंड आउट करना है. These mangoes are so cheap that they cannot be good. So इसमें हमें क्या करना होता है, so के प्लेस पे हम to यूज कर देते हैं. So the mangoes are too cheap. Then यहाँ पे भी that हम हटा देते हैं यहाँ से. too cheap to फिर be good. यहाँ पे सो के प्लेस पे हम टू यूज करते हैं, और बाकी का जो ये पोर्शन है हमारा दैट दे कैन नॉट बी गुड, तो इसी के प्लेस पे हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं. सो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, सी द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड. देन क्वेश्चन नंबर 51 चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग. I wish I had the wings of a dove. So हमें इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाइंड आउट करना है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे जो हार्ट की फीलिंग्स को सेंटेंस में प्रो देते हैं. ओके, सो ए ओ आई विश्ड आई हैड विंग्स ऑफ अ डव. बी हैड आई बट विंग्स. सी हाउ आई विश आई हैड विंग्स. डी O for the wings of a dove. So the correct answer is D. O for the wings of a dove. Then 52 which play made a great sensation especially in parliamentary and official circles according to Galsworthy. So Galsworthy का जो ऐसा कौन सा वर्क था जिसने एक सेंसेशन कर दिया था सब जगह, पार्लियामेंट में या जो ऑफिशियल सर्कल्स थे वहाँ पे, जितना भी लॉ से रिलेटेड था वहाँ पे एक सेंसेशन हो गया था. वो कौन से वर्क की वजह से हुआ था? करेक्ट आंसर विल बी ए, जस्टिस. देन 53 सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड. सो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जो सैटन को क्या कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट में? ए लूसीफर, B serpent, C ghost, and D villain. So the correct answer is Lucifer. Change the narration. 54 question. She asked her brother if he could give her some money then. So options are
She said to her brother, "Can you give me some money now?" B. She asked her brother, "Give me some money now." C. She said to her brother, "Could I give you some money now?" And D. She said to her brother, "Can you give me some money then?" So हमें इसका चेंज करना है। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, देन का नाउ हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे भी दिया है, यहाँ भी दिया है, देन यहाँ पे भी दिया है, और इसमें नहीं दिया, तो डी ऑप्शन हमारा अलग हट गया। अब यहाँ पे उसने अपने ब्रदर से पूछा, तो सी सेड टू हर ब्रदर। यहाँ पे देखिए आस्क्ड पहले ही दिया हुआ है जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, तो ये ऑप्शन भी हटा दो आप अलग। देन सी आस्क्ड हर ब्रदर इफ़ ही कुड गिव हर सम मनी देन। सो यहाँ पे ही को मनी देनी है, मीन्स उसके ब्रदर को देनी है। सो सी सेड टू हर ब्रदर, उसने ब्रदर से पूछा, कैन यू गिव मी सम मनी नाउ। सो यू मीन्स हेयर उसका जो ब्रदर है वो, और मी मीन्स सी, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सी में कुड आई, सो ये आई हमारा सी के लिए यूज हुआ है, लेकिन मनी किसको देनी है, ब्रदर को देनी है, इसलिए ये भी रॉन्ग जा रहा है हमारा। देन 55, द शॉपकीपर टोल्ड मी टू बी काइंड इनफ टू पे फॉर द टेप रिकॉर्डर इन कैश। अब आप इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द शॉपकीपर सेड बी काइंड इनफ to pay for the tape recorder in cash. 56, who uses Milton as a character in his work Milton a poem. So ये जो पोम लिखी है मिल्टन अ पोम, इसमें मिल्टन को कैरेक्टर के जैसे किसने यहाँ पे शो किया है, कोलरिज ने, वर्ड्सवर्थ ने, विलियम ब्लेक ने, या फिर जॉन कीट्स ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विलियम ब्लेक। Then 57, for the apparel often proclaims the man, इस oft का मीन्स होता है often। सो ये जो लाइन है ये किस में से ली गई है, टेम्पेस्ट, हैमलेट, एज यू लाइक इट, और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हैमलेट। 58, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स है ये किससे ली गई है, द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज द मून। सो ये जो लाइन्स है हमारी, द सन टू मी इज डार्क, सूरज भी मेरे लिए डार्क है, ये किस लिए, ये ए सैमसन अगोनिस्ट के लिए, क्योंकि वो बाद में क्या होता है, ब्लाइंड हो जाता है और उसके लिए चारों तरफ डार्कनेस हो जाती है, तो वो बोलता है कि सन भी उसके लिए डार्क ही है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देन 59, Keats' expression that he becomes a part of all he sees reflect his intents. सो जो कीट्स का एक्सप्रेशन है कि मैं जो भी देखता हूँ उसी का पार्ट बन जाता हूँ, उसके लिए इन चारों वर्ड्स में से कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा, द करेक्ट आंसर विल बी एम्पैथी। जो दूसरों के लिए हम सेम फीलिंग्स रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। देन 60, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिफेनी। एपिफेनी का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है, द करेक्ट आंसर विल बी बी, अ सडन रेडियंस और रेवेलेशन वाइल ऑब्जर्विंग अ कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट। देन 61, Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. सो ये जो मिरर है यहाँ पे, मिरर से याद रख सकते हैं आप, यहाँ मिरर है, मिरर में एम आया है, मिल्टन में एम आया है, तो इसका एम वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, मैकमिलन। सो बी इज करेक्ट आंसर, मैंने तो ऐसे ही लर्न रखा हुआ है इसको। देन 62, विच ऑफ मोंटेग्स एसेज इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोज सर्वेंट। तो ये जो मोंटेग का कौन सा ऐसा ऐसे है जिससे शेक्सपियर इंस्पायर हो गया कि प्रोस्पेरो के सर्वेंट का कैरेक्टर बनाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑफ द कैनिबल्स। सो इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मैं आंसर बताती जा रही हूँ। 63, व्हाट इज मेंट बाय
ट्रोप्स इन रेटोरिक। सो रिटोरिक में हमें ट्रोप्स का मीन्स बताना है यहाँ पे। सो 63 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, अ डिसाइडेड एक्सटेंशन और चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। Then 64, burns, oh my loves like a red red rose is an example of। So 64 में हमें करेक्ट आंसर बताना है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है इसमें? तो जहाँ भी हमारा ये लाइक या एज वर्ड आ जाता है वहाँ पे सिमली ही होती है। इट्स वेरी इजी। करेक्ट आंसर विल बी ए, सिमली। Then 65, who speaks the following lines in Shakespeare's The Tempest? For I am all the subjects that you have, which first was mine own king। So ये जो लाइन है यहाँ पे ये किसने बोली है? कैलिबन, साइकोरेक्स, एरियल और प्रोस्पेरो। सो 65 का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ए, कैलिबन। Then 66, replacing a supposedly offensive or disagreeable term by a less direct or less colloquial term is termed as। अब हमें इनमें से फाइंड आउट करना है करेक्ट टर्म कौन सी है इसमें। सो दैट इज बी, यूफेमिज्म। जब हम कोई हार्श वर्ड्स जो होते हैं जिससे किसी को हर्ट हो सकता है उसके प्लेस पे कुछ लाइट वर्ड्स यूज करते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स यूज करते हैं। सो हमारी ये वाली टर्म फिगर ऑफ स्पीच होती है वहाँ पे यूफेमिज्म। देन 67, लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म्ड एज। सो स्मूथ लैंग्वेज के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यूफोनी। सो यू मीन्स होता है यहाँ पे गुड एंड फोनी मीन्स होता है साउंड। सो अच्छा साउंड, यूफोनी, अच्छी वाली लैंग्वेज जिसमें सॉफ्ट वर्ड्स यूज होते हैं। और कैकोफोनी हमारे हार्श वर्ड्स होते हैं, बैड होते हैं, जो सुनने में ही बिल्कुल बुरे से लगते हैं, कर्कश आवाज होती हैं जो। सो यूफोनी हमारा करेक्ट आंसर है। देन 68, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज। सो गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले हमें बताना है जिससे वो फेमस हो गए थे, दैट इज द सिल्वर बॉक्स। देन 69, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूसन टिल इट वाज डेस्ट्रॉयड। सो ये जो लाइन है ये किससे ली गई है? सो 69 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, फ्रेटर्निटी। 70, हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सो जो बिगिनिंग होती है प्ले की उसमें मैकबेथ को कौन सा टाइटल मिला हुआ था, मीन्स जो उसका रियल जो टाइटल था वो कौन सा था? सो दैट वाज थेन ऑफ ग्लेमिस। और लेटर वो क्या बन गया था? थेन ऑफ काउडोर बन गया था। 71, द लेग ऑफ द टेबल एंड द हार्ट ऑफ द मैटर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से हैं? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डेड मेटाफर। 72, what is the term used to denote the use of one term to mean another with which it has become closely associated as the crown stands for the king। सो ऐसे वर्ड्स जो मतलब किसी दूसरी टर्म को जो एसोसिएट किए जाते हैं उसको जो दिखाने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा ये हमें बताना है। सो दैट इज डी, मिटोनमी। 73, the artistic movement which began in Germany at the start of the 20th century under the strong influence of the Swedish dramatist Strindberg is। इसके लिए हमें करेक्ट वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस देख लीजिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, impressionism। Then 74, which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the ribald and the obscene। सो इसको पढ़ लीजिए। इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज
बी पैरेबल। 75 John Builder is an unimaginative, hot-tempered man. In which play does he appear? So John Builder हमारा कौन से प्ले का कैरेक्टर है ये? 75 The correct answer is A family man. 76 In the play The Silver Box, Jack Bartwick steals a woman's sky blue velvet silk purse while John steals. So यहाँ पे जो जैक बार्थविक होता है वो एक वुमन का स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स चोरी कर लेता है, लेकिन जो जॉन है, जॉन का उनकी जो नौकरानी है, वो उसका हस्बैंड है जॉन, उसने क्या चुराया था यहाँ पे? सो द करेक्ट आंसर इज सी अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। देन 77 ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। ये लाइन जो है ये किसने बोली है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट और नन ऑफ दीज। सो ये जो लाइन है ये बोली है एज यू लाइक इट में रोजालिंड ने, कि जो ब्यूटी होती है वो सोने से भी ज़्यादा जो थीव्स को प्रोवोक करती है, तो ब्यूटी को जो है गोल्ड से भी ज़्यादा खतरा होता है। ये जो लाइन है रोजालिंड ने बोली है। सो 78 विच क्रिटिक प्रेज्ड मिल्टन एज इन पार्ट अ प्रोफेट, इन पार्ट अ पायनियर, सम डिग्री अ क्रिएटर। सो ये जो लाइन है मिल्टन के लिए किसने बोली है? बी हिलैरी बेलोक। 79 Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in the poem. ये वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। सो द करेक्ट आंसर इज डी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। 80 क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय साइनिडोकी। सो ये जो साइनिडोकी हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है ये किस लिए यूज होता है? सो इसका जो सुटेबल मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज ए अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल। किसी भी चीज़ का एक पार्ट को हम जो एड्रेस करते हैं और वो पूरे पार्ट के लिए हम यूज किया करते हैं उसको। देन 81 हेप्टामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड। हेप्टामीटर को और क्या किस नाम से बुलाया जाता है? सो दैट इज बी फोर्टीनर। Then 82 she is a woman therefore may be wooed, she is a woman therefore may be won. So there do these lines appear। ये जो lines है ये कहाँ से ली गई हैं? So the correct answer is A Titus Andronicus। Then 83 the first folio of Shakespeare's work had a poem as preface by। So the correct answer of 83 will be C Ben Jonson। 84 जो शेक्सपियर का जो प्रीफेस लिखा गया था, पहला जो उसका फोलियो हुआ था इन 1623 में, उसका प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा था। दैट इज द क्वेश्चन। देन 84 हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। सो किसने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है? So he was D. Quincy। Then 85 Milton wrote, मिल्टन ने लिखा है A. हीरो एंड लिएंडर, B. पैराडाइज रिगेन्ड, C. वीनस एंड एडोनिस एंड D. ऑल ऑफ देम। सो मिल्टन का वर्क है इसमें पैराडाइज रिगेन्ड, जो उन्होंने 1671 में लिखा है। 86 मिल्टन इज नोन फॉर इज यूज ऑफ। मिल्टन किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ का यूज वो करते हैं सबसे ज़्यादा? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी एपिक सिमली। क्वेश्चन नंबर 87 द पोम माइकल इज सेट इन। सो माइकल कहाँ पे सेट है? ये जो पोएम है ग्रासमेयर वैली में सेट है। क्वेश्चन नंबर 88 हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये एज यू लाइक इट में किसने गाया था?
एमिन्स ने गाया था, ज़्यादातर सॉन्ग्स उसी ने गाए हैं। देन 89 ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, ये जो फेमस स्पीच है एज यू लाइक इट की, ये किसने बोली है? जैक्स ने बोली है। देन 90 टेक और टेक दोज लिप्स अवे, ये जो लाइन है यहाँ पे ये कौन से वर्क से ली गई है ये हमें बताना है। सो इट इज़ टेकन फ्रॉम मैसर फॉर मैसर। Question number 91. O God, how very stale and unprofitable seems to me all the usage of this world. Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? So ये जो ये words हैं ये कौन से tragic hero ने बोले हैं? तो ये बोले हैं Hamlet ने. Then question number 92. The following lines appear in She is in her grave and oh the difference to me. सो ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम में से ली गई है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, बी सोलिटरी रीपर, सी द किटन एट प्ले एंड डी नन ऑफ दीज। सो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का वो है ए सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। सो करेक्ट आंसर इज ए। Then question number 93. In 1599, a collection of words with Shakespeare's name on the title page appeared. Identify the title. So 1599 में एक कलेक्शन है वर्ड्स का, मीन्स जो पोएम्स है उसका एक कलेक्शन है विद शेक्सपियर्स नेम, शेक्सपियर के नेम के साथ, ऑन द टाइटल पेज अपीयर, जो कि टाइटल पेज पे अपीयर हुआ है। तो वो क्या है टाइटल? द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीस, वीनस एंड एडोनिस और नन ऑफ दीज। सो 93 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए द पैशनेट पिलग्रिम। देन क्वेश्चन नंबर 94. हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में एपिलॉग किसने बोला था? तो वो बोला था रोजालिंड ने। देन क्वेश्चन नंबर 95. द आर्मर बियरर टू मैकबेथ, मैकबेथ का जो आर्मर बियरर था उसका हमें नाम बताना है, सिवार्ड, रोस, एंगस और सेटन। सो द करेक्ट आंसर इज बी रोस। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। सो आप इनको वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए, मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ए, correct answer is A. Then question number 97. He who is sensitive to criticism cannot get dash well. So यहाँ हमें preposition fill करनी है. What is the correct preposition here? Correct preposition is C, on. Then 98. He acts as his conscience dictates indifferent dash praise और blame. यहाँ भी हमें preposition fill करनी है, तो क्या preposition आएगी यहाँ पे? to. B is correct option, indifferent to praise और blame. Then question number 99. Students should be ordered to write only dash ink. So write के साथ हम preposition क्या रखेंगे यहाँ पे? यहाँ आएगी preposition C, write in ink. Then question number 100. The godown is infested dash rats. So इसमें जो correct preposition है वो है with, infested with rats. Then 101. He abandoned his comrade dash the wolves. इसमें भी हमें preposition fill करनी है. So the correct preposition is to, comrade with, comrade to wolves. Then question number 102. A good teacher should have the gift of the gab. Replace the underline. ये जो replace करना है हमें जो underline words हैं, the gift of the gab, तो हमें बताना है इसके place पे हम क्या रख सकते हैं. So the correct answer is C, a talent for speaking. Then question number 103. I will be back in the twinkling of dash. सो यहाँ हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा? सो ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. देन क्वेश्चन नंबर 104. आई गैस आई रियली पुट माई डैश इन माई माउथ. सो यहाँ हमें करेक्ट वर्ड भरना है कि क्या यहाँ पे सूटेबल रहेगा. सो द करेक्ट वर्ड इज
A. Foot. So I guess I really put my foot in my mouth. Then 105. In which of the following forms of classical literature the birds and beasts are made to think and act like men? All teach some moral. So ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें क्लासिकल लिटरेचर का जिसमें बर्ड्स और जो बीट्स यानी कि जानवर होते हैं वो सोचते हैं और जो इंसानों की तरह एक्ट करते हैं और कोई भी मोरल जो सिखाते हैं। सो इसमें हमें फिल करना है। सो ऑप्शंस आर एपिक, ओड, सटायर और फेबल। सो 105 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, फेबल। देन 106 द नेचर सर्टेनली गिव्स मी डैश गिव मी फूड। सो फॉर थिंकिंग, फॉर कंसिडर्ड, फॉर थॉट और नन ऑफ द एबव। सो 106 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, फॉर थॉट। Then 107 18th century writers used satire frequently for acting human vices and follies, inciting the reading public, glorifying the culture of the upper classes, and pleasing their women readers. Then 107 का जो correct answer है that is A, attacking human vices and follies. Then question number 108. Hamlet, lying wounded, says to his friend Horatio, I am dead. So this is an example of, so जो ये जो लाइन हैमलेट ने बोली थी अपने फ्रेंड होरेसियो से, इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज सी, प्रोलेप्सिस। Then 109. Who among the following is not associated with the translation of the Bible? इनमें से कौन सा ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल से एसोसिएटेड नहीं है? सो हमें करेक्ट आंसर बताना है इसका। सो 109 का करेक्ट आंसर है दैट इज थॉमस ब्राउनी। देन 110. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज इन अ सीक्वेंस इन विच all Shakespearean tragedies are structured, which use the code given below are। तो हमें ये जो शेक्सपियर ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को करेक्ट कोड यहाँ पे हमें ऐड करना है कि किस सीक्वेंस में रखी गई हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। तो इसका क्या सीक्वेंस रहेगा? एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, देन क्लाइमैक्स एंड लास्ट इज डिनोमेंट। देन 111. द टर्म कर्टेल सोनेट वॉज कॉइन्ड बाय। कर्टेल सोनेट जो टर्म है वो किसने कॉइन की है? दैट वॉज कॉइन्ड बाय सी, जिराल्ड मैनली हॉपकिंस। देन 112. हु वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द ग्रेट फिगर्स लाइक मोमेट एंड टम्बरलैंड फॉर हीरोइक थीम्स? Options A, all post-Shakespearean dramatists, B, Thomas Campion and Samuel Daniel, C, the university wits, and D, none of these. So question number 112 का जो correct answer है that is C. Then question number 113. the theme the rhyme scheme of Shakespearean sonnet. So Shakespearean sonnet की हमें rhyme scheme बतानी है। So Shakespearean sonnet की जो scheme है that is A, AB, AB, BC, BC, CD, CD and EE. So A is correct answer. Question number 114. Who amongst the following belongs to the group of radical feminist? So radical feminist के ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? So the correct answer will be A, हेलेन सिक्सो। इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं ले पा रही हूँ, क्या होगी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? सिक्सो। देन 115. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ ब्लोंगर ऐसे बाय। सो ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये जो कौन सा मतलब इसका जो ऐसे हो कौन सा ब्लोंगर ऐसे है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये लिखा गया है। 115 का करेक्ट आंसर इज सी, थॉमस द क्विंसी।
Then 116, the expression dreaming house is an example of. So it's the example of transfer epithet. Then question number 117, poverty and unemployment is the टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सो इसमें हमें एरर बतानी है, कौन से पार्ट में इसमें एरर है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. इसके बी पार्ट में एरर है. देन क्वेश्चन नंबर 18, 118, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज रिसीव नाइदर पीपल केयर नोर प्रोटेक्शन. सो इसमें कौन से पार्ट में एरर है हमें बताना है. सो 118 का ई पार्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है. Then question number 119, one of the most widely spread bad habit is the use of tobacco और no error. So इसमें कौन से पार्ट में एरर है. दैट इज सी पार्ट. सी पार्ट में इसमें एरर है. देन क्वेश्चन नंबर 120, being a well known physicist he was invited to deliver लेक्चर ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी और नो एरर. इसमें भी हमें एरर पार्ट ढूंढना है. सो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर. देन क्वेश्चन नंबर 121, द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज पॉसिबली कुड डैश देन नो एरर. सो 121 में कौन से पार्ट में एरर है हमें बताना है. सो इसके डी पार्ट में एरर है. देन क्वेश्चन नंबर 122, इस पार्ट में भी हमें एरर बताना है. कौन से पार्ट में एरर है. आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन, नो एरर. सो 122 के फर्स्ट पार्ट में एरर है. आई विल पुट ऑन, ए पार्ट में एरर है. देन 123, if the teacher is good the students will respond positively to them और no error. इसमें फाइंड आउट कीजिए कौन से पार्ट में एरर है. सो 123 का डी पार्ट, इसके डी पार्ट में एरर है. देन 124, whatever work that which you undertake put your best efforts in it और no error. सो 124 का जो एरर पार्ट है दैट इज बी. इसके बी पार्ट में एरर है. देन क्वेश्चन नंबर 125, द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन लेड इनटू अ पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ द मासेस. सो नो एरर. सो इसमें कौन से पार्ट में एरर है. दैट इज बी. इसके बी पार्ट में एरर है. सो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको लाइक बटन को प्रेस करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर के आपके सामने आती रहूं. और जो भी वीडियो में आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे कि मैं इस वीडियो में जो भी कुछ प्रॉब्लम है उनको इम्प्रूव कर सकूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ. जब तक के लिए बाय.